हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ और बातें। इससे पहले हमने एल्कली मेटल्स और एल्कलीन अर्थ मेटल्स के बारे में बहुत सारी बातों को जाना था। आज हम जानेंगे सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज ऑफ एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स के बारे में कुछ जानकारियां। सॉल्वेशन यानी कितनी विलेयता है, कॉम्प्लेक्सेशन यानी संकुल बनाने की कितनी क्षमता है या कितनी प्रवृत्ति है, इन दोनों बातों के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्वेशन टेंडेंसी ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स की विलेयता के बारे में जानना चाहेंगे हम। तो जो विलेयता होती है किसी भी आयन की, वो इन दो बातों पे निर्भर करती है। उसका जो लैटिस एनर्जी है वो कितना हाई है, यानी लैटिस की एनर्जी जितनी हाई होगी तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी उस लैटिस को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो स्टेबल लैटिस होगा और उसको तोड़ के तभी जाके सॉल्युबिलिटी होगी। यानी हाई एनर्जी लैटिस की अगर होती है, हाई लैटिस एनर्जी से विलेयता या घुलनशीलता कम हो जाती है। इसी तरह से हाइड्रेशन एनर्जी, अगर कोई कंपाउंड घुल जाता है, घुलने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, उसे कहते हैं। जल में अगर घुल जाता है तो एनर्जी निकलती है, ज्यादा एनर्जी निकल रही है तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी उसे कहते हैं। और हाई हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब आसानी से वो घुल रहा है, घुलनशीलता उसकी बढ़ेगी और यानी सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ेगी। तो लैटिस एनर्जी का कम होना और हाइड्रेशन एनर्जी का ज्यादा होना, ये दोनों बातें किसी भी आयन की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाती हैं। एल्कली मेटल्स जो हैं वो वाटर, एमोनिया और एमीन्स और फॉस्फीन ऑक्साइड्स के द्वारा विलेय हो जाती हैं या सॉल्वेटेड हो जाती हैं। यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्सेस, एक्वा कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं एल्कली मेटल्स के, जैसे लिथियम का, सोडियम और पोटेशियम के एक्वा कॉम्प्लेक्सेस हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें चार चार वाटर मॉलिक्यूल्स इनमें जुड़े हुए हैं। इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्सेस भी बनते हैं रुबिडियम और सीजियम के, क्योंकि इनका जो साइज है ये बड़ा है, इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। इसमें डी ऑर्बिटल्स इनके अंदर होते हैं। फॉस्फाइन ऑक्साइड और जो सॉल्वेंट है वो उनके एग्जांपल्स यहाँ आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। एल्कली मेटल आयंस जो है आसानी से हाइड्रेटेड हो जाते हैं और ये आसानी से जल में घुल जाते हैं। देखिए आप, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये एल्कली मेटल आयन है और ये हाइड्रेटेड कैटायन का शॉर्ट फॉर्मूला है। स्मॉलर द कैटायन, जितना छोटा कैटायन होगा उतना ही उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी। ये चीज हमने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के दौरान एल्कली मेटल्स की जब हमने पढ़ी थी, उसमें ये बात जान ली थी। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगा और उससे हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रेटेड रेडियाई लिथियम का सबसे बड़ा है और सीजियम का सबसे छोटा है, और इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी जो है लिथियम की सबसे ज्यादा है और उसकी तुलना में डाउन द ग्रुप ये घटती जाती है हाइड्रेशन एनर्जी। यानी आप ये कह सकते हैं ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाए तो विलेयता जल में घटती है, या नीचे से ऊपर जाए तो विलेयता बढ़ती है। ये सारी बातें हमने इससे पहले एल्कली मेटल के जो वीडियोस हमने देखे थे उसमें हमने पढ़ लिया था। सॉल्वेशन ऑफ एल्कली मेटल आयंस बाय एमोनिया। एमोनिया के कॉम्प्लेक्स भी एल्कली मेटल्स बनाते हैं और इस तरह से एमोनिएटेड आयन और एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हमें प्राप्त होते हैं और एमोनिया के साथ एल्कली मेटल्स जो है उनमें घुलकर गहरे नीले रंग का सॉल्यूशन देते हैं। ये सारी बातें हमने एल्कली मेटल्स के प्रॉपर्टीज में के वीडियो में भी पढ़ ली थी। डीप ब्लू कलर इस सॉल्यूशन का होता है क्योंकि एमोनिएटेड जो इलेक्ट्रॉन है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लू लाइट को वो इमिट करता है, और ये रेड लाइट उसने विजिबल रेंज में एब्जॉर्प्शन किया और विजिबल रेंज में इमिट किया, इसलिए वो हमको दिखता है। यानी दृश्य क्षेत्र के लाइट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दृश्य क्षेत्र के लाइट इमिट हो रहे हैं, इसलिए वो हमें दिख रहे हैं। डीप ब्लू सॉल्यूशन जो होता है, गहरे नीले रंग का जो विलेन होता है, वो
इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी दिखाता है, क्योंकि इसमें एमोनिएटेड कैटायंस और एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है। ये एमोनिएटेड कैटायन, ये अल्कली मेटल आयन है, और ये इलेक्ट्रॉन उसमें से जो निकला और ये मेटल है। ये सारी बातें हमने इससे पहले की वीडियोस में देखा हुआ है। ये जो अल्कली मेटल का सॉल्यूशन अमोनिया में बनता है, ये पैरामैग्नेटिक प्रकृति का होता है। अल्कलीन अर्थ मेटल के सॉल्वेशन की टेंडेंसी को, प्रवृत्ति को हम देख लेते हैं। अल्कलीन अर्थ मेटल्स जो है वो भी वाटर और अमोनिया में उसी प्रकार से घुलनशील होते हैं जैसे कि अल्कली मेटल आयंस। इनमें से जो बेरिलियम, जिसका आकार सबसे छोटा है, वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है। इसी तरह से जैसे 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 हमने अल्कली मेटल में देखा था, उसी तरह से अल्कलीन अर्थ मेटल का आयन का जो साइज है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाता है और सॉल्युबिलिटी उसकी घटती जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग साइज। इसका मतलब है डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते हैं, साइज बढ़ता जाता है और अल्कलीन अर्थ मेटल की सॉल्युबिलिटी वो घटती जाती है। हमें मालूम है कि स्मॉलर आयन, जो छोटा आयन होता है, उसका उसके ऊपर आवेश का घनत्व ज्यादा होता है, क्योंकि +1 चार्ज है और छोटा सा साइज है। वही +1 चार्ज अगर बड़े आयन में हो, तो उस बड़े आयन में चार्ज का घनत्व कम होगा और छोटे आयन में चार्ज का घनत्व ज्यादा होगा। इसीलिए छोटा आयन जिस पर चार्ज का घनत्व ज्यादा होता है, वो जल में आसानी से घुल जाता है। उसका मतलब है कि छोटे आयन का, छोटे साइज के आयन का एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होता है, जिससे हाइड्रेटेड आयन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। हाइड्रेटेड आयन तभी बनता है जब वो जल में घुलता है। तो इसीलिए साइज जिसका छोटा है उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एल्कली मेटल्स के बारे में जान लेते हैं, देख लेते हैं कि वो कौन से कारक है जो कॉम्प्लेक्सेशन को या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या संकुल के निर्माण को फेवर करते हैं। यानी स्मॉल आयन का साइज होगा, छोटा साइज होगा आयन का, तो कॉम्प्लेक्सेशन अच्छी तरह से होगा। हाई चार्ज डेंसिटी या हाई चार्ज अगर है तो भी कॉम्प्लेक्सेशन आसान से होगा। और इसके अलावा अगर खाली ऑर्बिटल्स हैं, खास तौर से खाली डी ऑर्बिटल्स अगर होते हैं, तो फिर कॉम्प्लेक्सेशन आसान होता है। अल्कली मेटल्स का जो कॉम्प्लेक्सेशन का टेंडेंसी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो प्रवृत्ति है, वो कम होती है या दुर्बल होती है, क्योंकि इस किसी भी पीरियड में, यानी पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो वो पीरियड होता है। तो पीरियड जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, तो पीरियड में सबसे ज्यादा हाई साइज अल्कली मेटल्स का होता है, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल के बाएं हाथ की ओर होते हैं, उनका साइज सबसे ज्यादा होता है। और उस एक ही ऑर्बिटल में, जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो मेटल एटम्स होते हैं, उनका साइज हो जाता है छोटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है नाभिक के द्वारा उसी कक्षक में जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक प्रभावशाली ढंग से अपनी ओर आकर्षित करता है। तो साइज अल्कली मेटल के आयन का सबसे बड़ा, और उसी पीरियड में अगर हम राइट हैंड साइड की ओर जाएं, दाईं हाथ की ओर जाएं, उनका साइज छोटा होता जाता है। तो बड़ा साइज का जो आयन है वो कॉम्प्लेक्सेशन को फेवर नहीं करता, और इसके ऊपर चार्ज भी कम होता है। अल्कली मेटल आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 चार्ज होता है, जो कि दूसरे आयंस की तुलना में, जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनकी तुलना में, ये चार्ज की वैल्यू कम है। जब स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, यानी प्रबल कॉम्प्लेक्स बनाने वाले जो एजेंट होते हैं, जैसे सैलिसाइल एल्डिहाइड, जिसमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन के द्वारा बॉन्ड बनाता है, उसके लोन पेयर के द्वारा, या OH अगर ग्रुप हो तो हाइड्रोजन हट के O- बन जाता है, तो उनके द्वारा बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसे जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स कहलाते हैं। जैसे बीटा डाइकीटोन, ये जो है अल्कली मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मल्टीडेंटेट कीलेटिंग एजेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद अल्कली मेटल आयंस। देखिए सैलिसाइल्डिहाइड और बीटा डाइकीटोन में एक बात है कि ये दो जगह से, दिस इज बीटा डाइकीटोन, अल्फा पे कीटो ग्रुप है। ये पहला कीटो ग्रुप है, उसके बाद अल्फा एंड बीटा। तो ये एक कार्बन की दूरी पर दो कीटो ग्रुप्स हैं। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं अल्कली मेटल के साथ, और इस तरह का
कॉम्प्लेक्स हम लिख सकते हैं। उसी तरह से सैलिसाइल एल्डिहाइड को का शॉर्ट फॉर्म SAL लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये सैलिसाइल एल्डिहाइड है और इसमें OH का ऑक्सीजन अगर हट जाए और तो O माइनस हो जाएगा और यहाँ पर CHO का C डबल बॉन्ड O है वह अपने लोन पेयर देता है, तो 2 जगह से यहाँ बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर भी 2 जगह 2 ऑक्सीजन है वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक एक जगह से एक पोजीशन से बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेशन में नहीं हो रही है, तो 2 जगह से होते हैं बॉन्डिंग, तो इसको कहते हैं मल्टी डेंटेड। डेंट का जो मतलब यहाँ पर है दांत है, यानी इस तरह से कि अपने दांतों से उसने इस लिथियम को पकड़ रखा है, इसलिए मल्टी डेंटेड, क्योंकि एक दांत से ज्यादा दांत दांत कौन से जहां से वो बॉन्ड बनाए, यहाँ पर कौन से हैं वो एटम्स, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। सैलिसाइल्डिहाइड में कौन से 2 ऑक्सीजन एटम है, एक OH का और एक C डबल बॉन्ड O के एटम्स है। तो इस तरह से मल्टी डेंटेट किलेटिंग एजेंट्स जो है वो अल्कली मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में सक्षम होते हैं। अल्कली मेटल आयंस जो है क्राउन ईथर और पॉलीईथर के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब क्राउन ईथर क्या है, देखिए आप देख रहे हैं ये क्राउन मतलब ताज, सिर का ताज, तो ये एक ताज मान लीजिए, फिर ये एक ताज, फिर ये एक ताज। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो ईथर ग्रुप, ये ईथर ग्रुप है, देखिए COC बॉन्ड है, तो ईथर ग्रुप है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6 6 ईथर है, 18 क्राउन 6 ईथर। 18 क्राउन 6 ईथर का मतलब है 18 टोटल एटम्स हैं इस रिंग में, उसमें से 6 ईथर के ग्रुप्स हैं। अगर आप काउंट करने शुरू करें यहाँ से, अगर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 एटम्स है, तो इसलिए लिखा जाता है 18 क्राउन और 6 ईथर, यानी 6 ऑक्सीजन एटम है जो ईथर फंक्शन का निर्माण कर रहे हैं। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर पोटेशियम के साथ इस 18 क्राउन 6 ईथर में ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इस तरह से जो बड़े चक्रीय यौगिक है जिनमें ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है और दो कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन आता है, देखिए CH2 CH2O देन CH2 CH2O, तो इस तरह के कंपाउंड्स को क्राउन ईथर कहते हैं, क्योंकि ये क्राउन की तरह या ताज की तरह बाहर उभरे हुए होते हैं और ऑक्सीजन अंदर की तरफ होते हैं। तो ये इस तरह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसमें एक रिंग के अंदर ये जो एल्कली मेटल आयंस है वो ट्रैप हो जाते हैं। इनका साइज अलग अलग होता है, जो बड़ा साइज होता है वो बड़े आयन को ट्रैप करता है और जो छोटा साइज होता है, छोटे साइज का क्राउन ईथर होता है वो छोटे आयंस को ट्रैप करता है। अगर जो लिथियम है वह क्राउन 4 को फेवर करता है, उसी तरह से क्राउन 5 अगर है तो उसमें पोटेशियम ट्रैप होता है। क्राउन 6 ईथर है, देखिए ये 6 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स हैं, तो क्राउन 6 है, तो इसमें पोटेशियम इसमें फंस के अपना कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो अगर 4 ऑक्सीजन एटम है ईथर क्राउन ईथर में, तो लिथियम ट्रैप होता है या लिथियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, और अगर 5 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो वो क्राउन 5 ईथर कहलाएगा, उसमें सोडियम ट्रैप होगा। क्राउन ईथर का वैसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है एग्जामिनेशंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि क्राउन ईथर का जो बाहरी हिस्सा है वो ऑर्गेनिक है और जो उसमें अंदर ट्रैप हो जाता है वो इनऑर्गेनिक है। आपको मालूम है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी एक जैसे यौगिक आपस में घुलनशील होते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में घुलता है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में घुलता है। इसीलिए अगर हम किसी ऐसे रिएक्शन को करना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन इनऑर्गेनिक मेटल से हो, तो उसमें घुलना उसको मुश्किल हो जाता है, रिएक्शन हो नहीं पाती है। तो ऐसे में ऑर्गेनिक सिस्टम में क्राउन ईथर के सहारे कॉम्प्लेक्स बना के इस तरह से जो इनऑर्गेनिक मेटल आयन को बीच में फंसा कर या बीच में कॉम्प्लेक्स बनाकर हम इनऑर्गेनिक मेटल आयन को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच में डाल सकते हैं, क्योंकि बाहरी हिस्सा जो है वो ऑर्गेनिक है, इसलिए वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक मिश्रण में क्राउन ईथर आराम से घुस जाता है, घुलनशील हो जाता है और उसी सिस्टम में जो एल्कली मेटल है वह भी उस सिस्टम में आराम से घुस सकता है या डल सकता है, जिससे कि वो ऑर्गेनिक सिस्टम में जाके रिएक्शन कर सकता है। इसी तरह से अगर सेल मेम्ब्रेन है उसके आर पार भी हम क्राउन ईथर की सहायता से पोटेशियम और सोडियम आयंस का बैलेंस
तैयार कर सकते हैं या उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर सेल मेम्ब्रेन के आर पार ले जा सकते हैं। और आपको मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ होता है, तो उसमें से इस तरह के आयन को आप आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एल्कली मेटल्स और क्राउन ईथर्स और पॉली ईथर्स, पॉली ईथर मतलब एक से ज्यादा ईथर, वो क्राउन ईथर जो पॉली ईथर ही है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखिए पोटेशियम का यहाँ पर 6 क्राउन 6 ईथर के साथ ये कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर इन दोनों जगह पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो डाइसाइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6 पोटेशियम कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिथियम का क्राउन 4 के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। बात करते हैं हम एल्कलीन अर्थ मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस की। इसमें जो टेट्रा फ्लोरोबेरिलेट कॉम्प्लेक्सेस हैं वो काफी मशहूर हैं, जाने माने हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। बेरिलियम का जो आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है और 2p इसमें खाली होता है। ये क्योंकि ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में एक ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये अनपेयर हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पी में चला जाता है। इस प्रकार से दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो दो फ्लोरीन के एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन उनके साथ साझा करके इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक s और एक p मिलकर ये बॉन्ड बना रहे हैं और ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इससे आगे जाना पड़ता है। ये जो दो खाली ऑर्बिटल्स थे, लास्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो दो खाली ऑर्बिटल्स थे, इनमें दो फ्लोरीन एटम्स और आके अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, जिससे BeF4 जो कॉम्प्लेक्स है वो बनता है जिसके ऊपर 2 माइनस होता है, 2 माइनस चार्ज होता है। इसी वजह से वो M2BeF4 कॉम्प्लेक्स बनाता है। आप देख सकते हैं कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम था, जिसमें दो फ्लोरीन एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो दो फ्लोराइड आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट कर रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में क्योंकि ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है और इस कॉम्प्लेक्स में क्योंकि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जुड़े हुए हैं या काम आ रहे हैं, इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का बनता है। और ये दो जो बॉन्ड्स हैं वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है। तो दो अलग अलग तरह के बॉन्ड है, ये दो फ्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन दान के द्वारा किसने इलेक्ट्रॉन दान किया है, डोनेट किया है, फ्लोराइड आयन ने, इसलिए ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कुल मिला के इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें BeF4 आयंस, BeF4 2 माइनस आयंस बनते हैं और उस 2 माइनस को कैंसिल करने के लिए दो M2 के मेटल्स जो है वो बाहर इसके जुड़ते हैं। कुछ और कॉम्प्लेक्सेस देख लेते हैं बेरिलियम के। और बेरिलियम जो है वो ऑक्सलेट के साथ, बीटा डाइक्रोटोन के साथ, कैटोकॉल के साथ इत्यादि के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ये बेरिलियम ऑक्सलेट कॉम्प्लेक्स है, इसमें आप देख सकते हैं ये बेरिलियम है और ये एक ऑक्सैलिक एसिड का आयन है, जिसमें ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है यहाँ पर COOH और COOH, दो COOH में से दोनों हाइड्रोजन हटा दे तो COO माइनस और COO माइनस। तो इस तरह से उसने बॉन्ड बनाया बेरिलियम के साथ। इधर भी COO माइनस और COO माइनस, ये ऑक्सैलिक एसिड का हिस्सा होता है जो बेरिलियम के साथ इस तरह से बॉन्ड बना रहा है। तो ये है बेरिलियम ऑक्सलेट कॉम्प्लेक्स। उसी प्रकार से यहाँ बेरिलियम एसिटेट कॉम्प्लेक्स भी है। देखिए आप कि इसमें 6 एसिटेट मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह का जो बेरिलियम एसिटेट का कॉम्प्लेक्स भी बनता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, हीट करवाया जाता है, तो बेरिलियम एसिटेट बनता है। कुछ और बेरिलियम के एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटोकॉल है। कैटोकॉल कैसा होता है, ये बेंजीन रिंग है, उसके दोनों ऑर्थो पोजीशन पे अगर OH और OH हो तो वो कैटोकॉल होता है। OH ग्रुप के हाइड्रोजन हटाकर जो O माइनस है वो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इस तरह से बिस
कैटाको बेरिलेट आयन 2 ये बन रहा है यहाँ पर। और बेरिलियम के ऊपर 2+ आयन है, यहाँ पर 4 माइनस O माइनस है, तो टोटल चार्ज जो होगा 2 माइनस आएगा। अमोनियम के साथ भी डाइमिथाइल अमीन के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनता है। तो डाइमिथाइल अमीन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और NH2 CH2 CH2 NH2, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बेरिलियम को डोनेट किए जाते हैं। नाइट्रोजन डोनेट करता है जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और बेरिलियम जो है उसके ऊपर 2+ चार्ज होता है और इथिलीन डायमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना कोई प्रोटॉन हटा ना कुछ और यहाँ पर जुड़ा, सिर्फ इसने नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स जोड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं बेरिलियम को। इसीलिए जो टोटल चार्ज है ये बेरिलियम के आयन का चार्ज यहाँ पर बाहर आपको दिख रहा है। एल्कलीन अर्थ मेटल की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक कॉम्प्लेक्स का नाम आता है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो पोरफायरिन न्यूक्लियस में ये है पोरफायरिन न्यूक्लियस जो जिसमें 4 पायरोल न्यूक्लियस इसके अंदर हैं और ये है जो 5 मेंबर्ड पायरोल रिंग्स, इसमें 1 2 3 4 रिंग्स हैं इसके अंदर। और ये पूरा जो मॉलिक्यूल है उसको पोरफायरिन न्यूक्लियस कहा जाता है। तो पोरफायरिन न्यूक्लियस की सहायता से जो मैग्नीशियम एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग जुड़े हुए हैं, लेकिन बेसिकली ये पोरफायरिन न्यूक्लियस है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स अलग-अलग जुड़े हुए हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्लोरोफिल कहलाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एल्कलीन अर्थ मेटल का एक संकुल है जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। इसी तरह से इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम EDTA कहते हैं, वह भी जो एल्कलीन अर्थ मेटल है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैल्शियम और दूसरे अल्कलीन अर्थ मेटल जो हैं वो बाइडेंटेट एसिटाइल एसीटोन या फिर EDTA के साथ एसिटाइल एसीटोन, जैसे हमने सबसे इससे पहले भी हमने एसिटाइल एसीटोन को देखा था, उसमें 2 CO ग्रुप थे। और EDTA है, EDTA में जो है 6 पॉइंट्स होते हैं जिससे कि किसी एक खास पीएच पर ही अल्कलीन अर्थ मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और EDTA का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके द्वारा हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का एस्टिमेशन कर सकते हैं, जिससे हम एस्टिमेशन यानी हम कितना है उसका कंसंट्रेशन, कितनी सांद्रता है वो पता कर सकते हैं। और जिससे कि हम अल्टीमेटली हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता का अनुमान लगा सकते हैं या आकलन कर सकते हैं। ये है इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है। ध्यान से देखिए, इथिलीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये है इथिलीन। डाइअमीन यानी ये इसमें एक वैलेंसी में NH2 और इधर अगर NH2 लगा देते हैं तो इथिलीन का डाइअमीन। अगर दोनों NH2 के हाइड्रोजन हटाकर एसिटिक एसिड के ग्रुप्स लगा देते हैं, CH3COOH की जगह CH2COOH ही बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन के साथ, तो ये एसिटिक एसिड का हिस्सा है। ये भी एसिटिक एसिड का हिस्सा है, यानी इस नाइट्रोजन पे जो 2 हाइड्रोजन थे उनको हटाकर एसिटिक एसिड का ग्रुप हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी तरह से ये है इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, 4 एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़े हैं। अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको वो दान करके डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ये जो COOH 4 COOH ग्रुप है उसके जो H है वो हटाकर O माइनस, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर O माइनस अगर हो जाता है तो 4 O माइनस आ जाएंगे, 4 माइनस चार्ज आ जाएंगे अगर इन चारों को अगर हमने एक खास पीएच पे हटा दिया तो। एक खास पीएच को मेंटेन किया तो चारों OH हट जाएंगे और वो जो चारों OH हटने के बाद 4 O माइनस यहाँ चारों कोनों में बनेंगे, वो इस तरह से 4 बॉन्ड बनाते हैं। देखिए अल्कलीन अर्थ मेटल बीच में डाला हुआ है, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, ये चौथा ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन इस तरह से एक्सियल पोजीशन पे हैं या 180 डिग्री ऑपोजिट पे हैं और ये जो 2 ऑक्सीजन हैं वी आकार में इससे जुड़े हुए हैं इस तल पर। तो एक जो ऑक्सीजन का पेयर है वो 90 डिग्री है इस तल से और दूसरा इसमें वी आकार का बना हुआ है। और इथिलीन डायमीन का जो ये इथिलीन पोर्शन है वो ये रहा, इसके साथ 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, ये दोनों। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ। और ये जो 4 COOH के OO
O माइनस O माइनस O माइनस है, वो बॉन्ड बना रहे हैं इस मेटल के साथ। मेटल के ऊपर अगर 2+ चार्ज है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन यहाँ से 4 हाइड्रोजन निकल गए हैं, तो चारों ऑक्सीजन पे 4 माइनस चार्ज होते हैं। 4 माइनस और 2+ अगर दोनों को कंबाइन करें तो आपको इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज आएगा 2 माइनस। इस प्रकार के जो EDTA कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल EDTA कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का आसानी से बनता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रही है, और वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।